बीए थर्ड ईयर के जियोग्राफी का पेपर फर्स्ट का यह आप सभी लोग के लिए सेट दूसरा है, जिसमें हम आप सभी लोग को क्वेश्चन 24 से स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सभी लोग को हमारे चैनल पर बीए थर्ड ईयर जियोग्राफी से प्ले लिस्ट मिल जाए, उस पर आप क्लिक करके पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। पहला 24 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। पृथ्वी में भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास गृह है। यह परिभाषा किस विद्वान के अनुसार है? तो यह परिभाषा रीटर के द्वारा दिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के क्षेत्र में शामिल नहीं है? अतः भूगर्भ मंडल पर्यावरण के क्षेत्र में शामिल नहीं है। मानव भूगोल के जनक कहे जाते हैं। मानव भूगोल के जनक रेटजेल को कहा जाता है। भूगोल में केवल गोल पृथ्वी का वर्णन ही नहीं किया गया, बल्कि यह एक विज्ञान है। ये कथन किससे संबंधित है? तो अतः ये कथन सजीव, सक्रिय एवं प्रगतिशील, अतः इनमें से डी ऑप्शन सही होगा। अगर आपका कोई भी ऑप्शन चाहे उपयुक्त सभी मिल रहा है तो आप सभी लोग उपयुक्त सभी को सबसे पहले प्रियोरिटी दीजिएगा, अगर आपको नहीं आता होगा क्वेश्चन तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भूगोल भूपटल का वह अध्ययन है जिसमें क्षेत्रीय विभिन्नताओं को मानवीय निवास के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। यह कथन आप सभी लोग का मोंक हाउस ने दिया था। भूगोल के अध्ययन में प्रादेशिक उपगाम कौन है? तो प्रादेशिक उपगाम, संरचना, जल प्रवाह, जलवायु, ये सभी है, अथवा ऑप्शन डी सही होगा। भौतिक भूगोल की उपशाखा निम्नलिखित में से नहीं है। तो बस्ती भूगोल भौतिक भूगोल की उपशाखा नहीं है। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उन भागों का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास है। यह कथन आप सभी लोग को कांट ने दिया था। मानव भूगोल की शाखा नहीं है। शाखा है तो मानव भूगोल की शाखा जनसंख्या भूगोल तथा संसाधन भूगोल, ये दोनों है, अतः ऑप्शन सी इसमें सही होगा। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं मानव का आवासीय क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार जीव जंतु और मानव का आवासीय क्षेत्र आपको मालूम भी होना चाहिए, जैवमंडल होगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के मंडल के लिए भूविज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाता है। मानव भूगोल का विकास कौन सी शताब्दी के अंत में हुआ? तो 19वीं शताब्दी के अंत में मानव भूगोल का विकास शुरू हुआ। सांस्कृतिक पर्यावरण का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? अतः प्राकृतिक वनस्पति सांस्कृतिक पर्यावरण का अंग नहीं है। भौतिक निम्नलिखित में भौतिक भूगोल की शाखा का नाम क्या है? भौतिक भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, अतः ऑप्शन सी इसमें सही होगा। भूगोल की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। भूगोल पृथ्वी तल का विज्ञान है, ये इसका सही आंसर है। तथा भूगोल तत्व के अंतर संबंध की व्याख्या करता है, यह भी सही, अतः आप सभी लोग का आंसर सी पूरा करेक्ट सही आंसर होगा। भूगोल के अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। भूगोल द्वारा पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है, यह बात सही है। भूगोल द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का निवारण भी किया जाता है, अतः आप सब ये और भी दोनों ऑप्शन सही होगा। भूपटल के विभिन्न क्षेत्रों तथा उनकी समस्त विशेषताओं का अध्ययन ही भूगोल है। यह परिभाषा रिचथोफेन ने दी थी। निम्नलिखित में से मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है, अतः मानव भूगोल की उपशाखा आर्थिक भूगोल नहीं है। पर्यावरण का महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? पर्यावरण का महत्वपूर्ण क्षेत्र जैवमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, अतः उपयुक्त सभी इसका आंसर सही होगा। जैवमंडल के अंतर्गत आते हैं जैवमंडल, वनस्पति, मानव, जंतु जगत, अतः उपयुक्त सही इसका भी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में शामिल नहीं है? अतः भूतकालीन मानवीय घटनाओं का अध्ययन यह भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में शामिल नहीं है। महासागरीय क्षेत्र में के नीतल में जीव आते हैं। महासागरीय क्षेत्र में नीतल के जीव आते हैं जिसमें आप सभी लोग को लहरें आती है, धाराएं एवं प्रवाह आते हैं, ज्वार भाटा आता है, अतः ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी के क्षेत्र में कितने प्रतिशत जल का विस्तार किया गया है? तथा पृथ्वी के क्षेत्र में आप सभी लोग को मालूम भी होगा कि 71% जल का विस्तार है। पर्यावरण का निम्न निर्माण किन तत्वों से हुआ है? पर्यावरण का निर्माण जल व अग्नि, आकाश, वायु, मृदा से हुआ है, यानी ए और बी इसका आंसर सही होगा। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र में कितने प्रतिशत स्थल मंडल का विस्तार किया गया? तो 71% जल है और 29% आप सभी लोग का स्थल मंडल पृथ्वी पर पाया जाता है। मानव पृथ्वी की उपज है तथा वह उसकी आत्माओं में प्रवेश कर गई है, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए, हार्टशॉर्न ने दिया था।
भूगोल गतिशील स्थानिक संबंधों के माध्यम से प्रदेशों के प्रक्रिया प्रतिरूप का निर्माण का अध्ययन है। यह कथन किसने दिया था? यह कथन एडवर्ड एफर ने दिया था। मृदा भूगोल में किस गुण का अध्ययन किया जाता है? मृदा भूगोल में मिट्टी के लक्षण का अध्ययन किया जाता है, उसके भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक एवं जैविक गुण का अध्ययन किया जाता है। अतः ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। मानव स्वास्थ्य किस वातावरण पर निर्भर होता है? मानव स्वास्थ्य आप सभी लोग को भौगोलिक वातावरण पर निर्भर करता है, ग्रामीण वातावरण पर यह निर्भर नहीं करता है। प्रादेशिक उपगाम के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक उपगाम के अंतर्गत प्रदेश के रूप में इसको अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में पर्यावरण के प्रकार कौन से हैं? पर्यावरण के प्रकार भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण, ये दो प्रकार के होते हैं। अतः ऑप्शन इसका सी सही आंसर होगा। प्राकृतिक पर्यावरण को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो प्राकृतिक पर्यावरण को 2 वर्गों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पर्यावरण है? प्राकृतिक पर्यावरण एक जैव तत्व और एक अजैव तत्व, जिसको 2 भागों में बांटा गया। अतः आंसर इसका भी सी सही होगा। जैविक प्रणाली के प्रमुख घटक कौन से हैं? जैविक प्रणाली के प्रमुख घटक भूमि भी है, वायु है, जल है। अतः आंसर इसका सी डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध भौतिक भूगोल से नहीं है? मानव अधिवास का भौतिक भूगोल से संबंध नहीं है। प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग जिसमें जीव निवास करते हैं, यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा यूजी टांसले ने दी थी। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग ही पर्यावरण, यह कथन आप सभी लोग का एच फिटिंग ने दिया था। भूगोल शब्द का नामकरण किसने किया था? तो भूगोल शब्द का नामकरण आपको मालूम होना चाहिए, यूनान वासियों ने किया था। भूगोल वह अभिमय विज्ञान है जो कि पृथ्वी को की झलक स्वर्ग में देखता है, यह कथन आप सभी लोग को टालेमी ने दिया था। भूगोल की तथ्यात्मक विकास हेतु सफल प्रयास किस विद्वान ने किया था? तो सफल प्रयास यह भूगोल की तथ्यात्मक वारेनस ने किया था। इमैनुअल कांट के प्रमुख तथ्य कौन से है? इमैनुअल कांट के प्रमुख भूगोल के अध्ययन का आधार भूमंडल है, इसे महान या संपूर्ण इकाई है तथा भूमंडल की सतह या भूतल पर विभिन्नता पाई जाती है। ये दोनों कथन सही है, अतः आपका ए और बी सी सही आंसर होगा। भूगोल पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर उसे समझाने वाली विद्या है, यह कथन किसका है? अतः यह कथन भी वारेनियस ने दिया था। प्राचीन चिरसमत काल में किस विद्वान ने महत्वपूर्ण भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किए थे? तो हिकेटियस ने भी प्रस्तुत किया था। हेरोडोटस और स्ट्रेबो एवं अरस्तु और टालेमी ने भी प्राचीन भौगोलिक वर्णन किया था। पृथ्वी एवं वायुमंडल से संबंधित तथ्यों का वर्णन किस विद्वान के अनुसार सम्मिलित किया गया है? तो यह टालेमी के अनुसार सम्मिलित किया गया है। ब्रह्मांड को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं, यानी अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मांड को कॉस्मस कहा जाता है। कॉस्मस का शाब्दिक अर्थ क्या है? कॉस्मस का शाब्दिक अर्थ सुव्यवस्था है। कांट के विचारों का प्रभाव किस विद्वान पर पड़ा है? कांट के विद्वानों का प्रभाव रिटर और हम्बोल्ट पर पड़ा है, जिसका आंसर सी सही होगा। वह कौन सा प्रथम विद्वान था जिसने भूगोल को वैज्ञानिक धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया? तो वह विद्वान था रिटन। रिटन ने भूगोल विद्या के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो भूगोल विद्या के लिए इरडकुंडे शब्द का प्रयोग किया था। रिटर के द्वारा भूगोल के प्रति सारभूत तथ्य कौन से हैं? यह तथ्य आप सभी लोग, रिटर ने भूगोल को अनुभाविक विज्ञान माना तथा रिटर ने ही पृथ्वी को मानव का निवास माना था। हार्ट सोनी ने नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक ग्रंथ किस सन में लिखा था? तो हार्ट सोनी ने आपको 1939 ईस्वी में नेचर ऑफ जियोग्राफी की नामक ग्रंथ की रचना की थी। सौर परिवार का निर्माण धूल और बर्फ से बने एक घूमने वाले बादल सोलर में हुआ है, यह किस खगोल शास्त्री के अनुसार है? तो जीपी तुपियर के अनुसार यह है। टेलीस्कोप का आविष्कार कौन से ईयर में हुआ था? टेलीस्कोप का आविष्कार 17 जनवरी 1610 ईस्वी को किया गया था। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार आपको मालूम होना चाहिए, गैलीलियो ने किया था। सभी खगोलीय पिंड आरंभ से एक ही स्थिति में तथा हमेशा इसी स्थिति में बने रहेंगे, यह परिकल्पना किस सिद्धांत के अनुसार है? यह सिद्धांत आपको समान स्थिति का सिद्धांत है। ब्रह्मांड के बृहद बनावट के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? यह कॉस्मोलॉजी और कॉस्मस दोनों कहलाता है, अतः आंसर इसका सी सही होगा।
किस खगोल शास्त्री ने ब्रह्मांड की आयु का आकलन 1.8 बिलियन वर्ष कहा है? तो यह एडविन हबल ने 1.8 बिलियन वर्ष कहा था। ब्रह्मांड की आयु का वर्तमान आकलन कितने बिलियन वर्ष माना गया है? तो इसका वर्तमान आकलन आपको मालूम होना चाहिए, 13 बिलियन वर्ष अब माना गया है। एडविन हबल ने ब्रह्मांड की आयु का आकलन कब किया था? तो एडविन हॉकिंस ने 1930 और 1940 ईस्वी के बीच में 1.8 बिलियन वर्ष इसको माना था। ब्रह्मांड के निर्माणकारी कणों को क्या कहा जाता है? तो इसे न्यूट्रिनो कहा जाता है। महाविस्फोट का सिद्धांत प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो बेल्जियम के खगोलविद एवं जॉर्जेस लेमेटर के द्वारा महाविस्फोट का सिद्धांत को संपादित किया गया था। किस विद्वान के अनुसार 12 बिलियन वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में महाविस्फोट हुआ था? तो डॉक्टर एलन सैंडेज के द्वारा ब्रह्मांड का 12 वर्ष पूर्व महाविस्फोट हुआ था। किस खगोल शास्त्री ने दूरबीन का आविष्कार किया था? दूरबीन का आविष्कार जॉन हर्शल ने किया था। जॉन हर्शल ने दूरबीन की खोज कब की थी? तो 1805 ईस्वी में जॉन हर्शल ने दूरबीन की खोज की थी। भूगोल पृथ्वी तल और इसके निवासियों का विज्ञान है, यह कथन किसके अनुसार है? अतः यह कथन शब्दकोश के अनुसार कहा गया है। चमक के आधार पर तारा को कितने भागों में बांटा गया है? तो चमक के आधार पर तारा को 2 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से किस तारा की ज्योतिष्ना यानी चमक सबसे अधिक कम होती है? तो वामन तारा की चमक कम होती है सूर्य से। किसकी ज्योतिष्ना सूर्य से अधिक होती है? तो अधिक में विशाल तारा होता है। वामन में छोटा आप समझ जाएगा और विशाल तारा में बड़ा, ऐसे ही आप समझते भी होंगे। पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाले सबसे अधिक चमकीला कौन सा है? तो सीरियस और डार्क स्टार सबसे पृथ्वी से नीचे दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। निम्नलिखित में से किस तारा की चमक सूर्य से अधिक होती है? तो इसमें ओरेनियस, बीटा कुसिम और बीटा सेंटोरी, अतः ये सभी यहाँ है जो सूर्य तारा है, ये इनकी सूर्य से अधिक चमक होती है। बादलों के किस गुण के से सिकुड़ता है? तो बादल जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ता है। अत्यधिक संघनित दृश्य का यह पिंड कौन सा तारा कहलाता है? तो उसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व कितने टन घन प्रति सेंटीमीटर होता है? तो 10 लाख टन प्रति सेंटीमीटर इसका होता है। कौन सा तारा सूर्य के चारों ओर घूमता है? यह आकाशीय धूल, बर्फ एवं गैस पिंडों का है, जिसे हम धूमकेतु तारा कहते हैं। दोस्तों, इस आज के वीडियो में हम 100 क्वेश्चन किए हैं, यानी 23 से 100 तक हमने क्वेश्चन को आपको कराया है। अगर आप सभी इसे तैयार कर लेते हैं तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। टोटल हमारे पास 1100 के करीब क्वेश्चन है। अगर इस पूरे लिस्ट को आप देख लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो कृपया आप सभी लोग इस प्ले लिस्ट को, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसका प्ले लिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगा।